मुस्कान समझ में आ गया था वो? यस सर। ठीक है बेटा, करते जाओ मेहनत। सर वो x की वैल्यू 2 आएगी, -2 नहीं आएगी। -x -2 नहीं आ रहा था? सर वो -1 ले रखा है आपने, वहाँ पे 1 है। ओके ओके। हाँ जी शिवांगी जी, क्या डाउट था तुम्हें? सर कि अगर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख के हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें और डबल डैश एक्स क्यों करें? मतलब स्टेप बाय स्टेप पूछना पहले है एफ डैश एक्स करके, है ना, उसको 0 के इक्वल करना है। फिर उसके बाद वहां से वैल्यू आ जाएगी। फिर एक बार डबल डैश करना है, वहां से जो एक्स की वैल्यू आई वो पुट करके देखना है कि कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमम आएगा, कौन सी पर मिनिमम आएगा। ये दो काम तो करने ही करने। इसके बाद क्या करना है कि जो एफ डैश एक्स करने पर जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू तुम्हें फंक्शन में भी पुट करनी है, एफ ऑफ एक्स में भी पुट करनी है। वहां से तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सी पर मैक्सिमम आ रहा है, कौन सी पर मिनिमम आ रहा है। ये बात तुम्हें पता एफ डबल डैश एक्स से भी पता लग जाएगी। लेकिन फिर भी हमें तो वैल्यू तो फाइंड करनी है, इस वजह से फिर एफ ऑफ एक्स में वैल्यू पुट करेंगे। अब पूछो। सर डबल डैश एक्स क्यों करना है? मतलब ये हमें वैल्यू तो वैसे भी मिल ही जाएगी ना, वो वैल्यू पुट करके जो हमने निकाल लिया है वो पुट करके। हाँ तो क्या होता है ना, वहां से तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके पता लग जाएगी। लेकिन कुछ क्वेश्चनों में अगर डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम पूछा है तब तो वहां से कर लो। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भी पूछा है कि कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमम आएगा, कौन सी पर मिनिमम आएगा। तो इसके लिए क्या चाहते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करके मत दिखाओ तुम उनको। तुम डबल डेरिवेटिव का यूज करके दिखाओ कि कौन सी जगह पर मैक्सिमम आएगा, कौन सी जगह पर मिनिमम आएगा, बिना पुट करें। ये भी दिखाना होता है, बिना पुट करें। और सर अगर जो हमने डबल डैश एक्स किया है वो सिर्फ कांस्टेंट आ रहा है, मतलब अगर उसमें एक्स है ही नहीं? तो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब है कि उस वैल्यू पर जो तुम्हारा एफ डैश एक्स 0 हुआ था उन वैल्यू पर वो हमेशा मिनिमम होगा, अगर कांस्टेंट आ गया तो। अगर पॉजिटिव कांस्टेंट आ गया तो मिनिमम होगा, नेगेटिव कांस्टेंट आया तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। देखो हमारा क्या है, 6 नंबर का चैप्टर है ये तो हो चुका है कंप्लीट, है ना। इसके लिए तुम्हें क्वेश्चन व्यूशन करते जाना। आज हम वर्कबुक के क्वेश्चंस भी करेंगे। और स्टार्टिंग की जो 2 क्लास रह गई थी, कुछ कुछ बच्चों के डाउट है, वो 1 बाय 1 में प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा, है ना, बीच बीच में से भी लेता जाऊंगा। तो अब इनके लिए क्या करना है हमें, लेकिन एक एक्सरसाइज रह गई हमारी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में, एनसीईआरटी में 5.8 एक्सरसाइज है। ठीक है, 15 1 मिनट की है, तो ये एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। ठीक है। इस एक्सरसाइज का नाम है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम को लेंग्राज थ्योरम भी बोलते हैं। हाँ फंक्शन भी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी इनका कंप्लीट कर देते हैं ना। फंक्शन तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसमें बहुत सारी चीजें रिवाइज करवानी पड़ेगी। तो जब थोड़ा सा सिंपल सा चैप्टर आएगा ना अपना नेक्स्ट वाला, कौन सा वाला चैप्टर आएगा, इंटीग्रेशन, वो सबको अच्छे से समझ में आ जाता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है।
तो जब वो चैप्टर चलेगा तो फिर फंक्शन भी मैं पैरेलली चलाता चलूंगा, है ना। अभी अपन केवल एक डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर है ना बेटा दो थ्योरम से, एक तो रोल्स थ्योरम आती है और एक मीन वैल्यू थ्योरम आती है। मीन वैल्यू थ्योरम लैग्रांज एक बंदा था, एक मैथमेटिशियन था, उसने बनाई थी। रोल्स जो थे वो लैग्रांज के गुरु थे, मतलब वहां पे काम करता था। तो पहले रोल्स ने थ्योरम बनाई, रोल्स पे बूढ़े बूढ़े हो गए होंगे, तो फिर लैग्रांज ने उसके अंदर थोड़ा मॉडिफाई करके आगे वाली थ्योरम बना दी, तो उसने उसका अपना नाम दे दिया। ठीक है। अब कभी लैग्रांज थ्योरम भी बोल देते हैं, मोस्टली इसको मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि रोल्स थ्योरम क्या चीज होती है। इस रोल्स ने हमें बताया कि इसके तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि अगर कोई फंक्शन है, फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इन ए से बी में, कोई जो इंटरवल गिवन है उसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी। सेकेंड कंडीशन इसने बताई कि जो फंक्शन, जो भी फंक्शन का मतलब है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए इन ए कोमा बी, ए कोमा बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरी चीज कि एफ ऑफ ए, मतलब जो इसका लोअर पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी पर। मतलब एक्स की वैल्यू ए पुट कर दो फंक्शन में और एक्स की वैल्यू बी पुट कर दो, तो दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर या किसी फंक्शन में तीन चीजें फॉलो होती है, तो उसने बोला हमसे कि जो उसका फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ए और बी के बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी जरूर हो रही होगी, सी। सी कौन सी वैल्यू है, एक से बी के बीच में। ठीक है, ए कोमा बी, वो भी ओपन ब्रैकेट ए कोमा बी, इसके बीच में किसी वैल्यू हो रही होगी जहां पर डिफरेंशिएशन क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। ये इसका रिजल्ट आता है। रोल्स ने बताया कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर हो रही होगी सी वाली जहां पर डिफरेंशिएशन क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। अब इसको अगर हम ज्योमेट्रिकल समझना चाहें, इसका ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है, तो डिफरेंशिएशन का हमें मतलब है कि स्लोप होता है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप। अब स्लोप जीरो हो रहा है, स्लोप जीरो होने का मतलब क्या होता है, कौन सी लाइन का स्लोप जीरो होता है, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जितनी भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उन सबका स्लोप जीरो होता है, इन सबका स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो एक डायग्राम बना है, बनाने की जरूरत नहीं, मैं तो बस वैसे सिखा रहा हूँ, करना तो यही है हमें हर क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या बोला गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहली कंडीशन तो। दूसरा है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अगर मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं ये वाला, अभी फंक्शन कंटिन्यूअस भी है ना, डिफरेंशिएबल भी है, कहीं कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहे। डिफरेंशिएबल का मतलब जहाँ कहीं कट नहीं होना चाहिए, कॉर्नर पॉइंट नहीं आने चाहिए, दो ग्राफ एक साथ नहीं मैच करनी चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होते हैं। अब इसमें x इज इक्वल टू ए पर क्या वैल्यू आएगी, इसकी एफ ऑफ ए वैल्यू आ जाएगी, y को हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, तो एफ ऑफ ए आ जाएगी। अब यहाँ पर b पुट करा तो b पर भी यही वैल्यू आती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b के बीच में हम एक ऐसी लाइन बना सकते हैं जो किसके पैरेलल हो रही हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही हो। मतलब इस लाइन का जो स्लोप हो रहा होगा हमारे पास, वो जीरो हो रहा होगा। अब कौन से पॉइंट पर हो रहा होगा, इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट पर x की क्या वैल्यू आ रही होगी, वो x की वैल्यू हमने क्या लेट कर ली कि c वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो एटलीस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट तो ऐसा जरूर हो ही रहा होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ग्राफ ऐसे बन रहा हो हमारे पास कि ऐसे ऐसे से घूम फिर के ऐसे ग्राफ बन रहा हो कि यहाँ पर a आ रहा हो, यहाँ पर b आ रहा हो। अब ग्राफ तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ऑफ a जो वैल्यू दे रहा है वही एफ ऑफ b भी वैल्यू दे रहा है, दोनों सेम सेम दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम बनाए तो यहाँ पर एक टेंजेंट बन सकती है, यहाँ पर एक टेंजेंट बन सकती है जिसका स्लोप जीरो हो रहा हो, यहाँ पर एक टेंजेंट बन सकती है। तो इनके जो पॉइंट आ रहे होंगे वो C1, C2, C3, तीन पॉइंट आ रहे होंगे ए और बी के बीच में, जहां पर डिफरेंशिएशन क्या है,
जीरो हो रहा हो। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम में क्या है हमारे पास, केवल तीन बातें ध्यान देनी तुम्हें, कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होता है, सी की वैल्यू निकालनी होती है कि सी क्या होगा। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग था, कि अगर स्लोप जीरो हो रहा है, एफ डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, मतलब स्लोप जीरो हो रहा है। स्लोप जीरो होने का मतलब होता है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो ग्राफ में देखना चाहो तो तीन कंडीशन पहले फुलफिल करो, कि कंटिन्यूअस है, हाँ कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, ए से बी के बीच में दोनों की वैल्यू इक्वल इक्वल आ रही है। तो एक लाइन जरूर ऐसी हो रही होगी जो ऊपर लाइन हमने बनाई। अगर तुम यहाँ लाइन बनाओगे तो इसका स्लोप जीरो थोड़ी हो रहा है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल थोड़ी जा रही है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो इसका स्लोप जीरो हो गया। ठीक है ना, इनका भी स्लोप जीरो हो गया। ग्राफ समझ में नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ग्राफ ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने को तो तीन पॉइंट याद रखने हैं, और यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेनी है चुपचाप, और कुछ नहीं करना। जो भी सी की वैल्यू आए वो इनके बीच में आनी चाहिए। फिर अभी लेंग्राज थ्योरम भी पढ़ेंगे। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, वो करो सबसे पहले। अब लिखो क्वेश्चन, वेरीफाई रोल्स थ्योरम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट। ठीक है, एक्स माइनस फोर कॉमा टू। अब वेरीफाई करनी है रोल्स थ्योरम। तो वेरीफाई में तुम्हें तीन चीजें करना है, कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है या नहीं है। उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है इसका, डिफरेंशिएशन करने पर सी की वैल्यू निकालनी है। अब वो जो सी की वैल्यू निकलेगी, उनमें से कम एक सी की वैल्यू इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा निकलती है तो एक वैल्यू अगर इन दोनों के बाहर भी चली जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एटलीस्ट वन वैल्यू इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है सॉल्यूशन में, कि ऑल पोलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस। ये क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है ना, कंटिन्यूअस में देखो, हम कंटिन्यूअस कैसे पता करते थे, LHL RHL करते थे और एफ ऑफ जीरो के इक्वल पुट करते थे। लेकिन वो तब करते हैं जब जीरो बाई जीरो बन रहा हो, यहाँ कोई सी वैल्यू पुट करने पर जीरो बाई जीरो नहीं बन रहा। तो सिंपल हमें क्या करना है, पहला पॉइंट तो लिखना है कि सभी कंटिन्यू ऑल पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। दूसरा, जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं। यहाँ ये भी लिख दो सिंपल, ऑल पोलिनोमियल आर डिफरेंशिएबल। पोलिनोमियल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, सभी पोलिनोमियल डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके भी दिखा दो। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स प्लस का टू। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये कहीं पर भी नॉन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा। नॉन डिफरेंशिएबल कौन से फंक्शन होते हैं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, मोड वाले हो, ठीक है ना, सिग्नम फंक्शन हो, या जिनमें जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही हो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो, उनमें डिफरेंशिएबल हो, नॉन डिफरेंशिएबल होने के चांस होते हैं। लेकिन तो सिंपल सा फंक्शन है, अपन ने कर भी दिया, कहीं पर भी इन्फिनिटी वगैरह नहीं बन रहा, तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा। तीसरा पॉइंट क्या पता करना था हमें, तीसरा पॉइंट पता करना है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। अब ए और बी क्या चीज है, तो जो ये लिखा जाता है ना, इनको ए और बी बोलते हैं। ए इज इक्वल टू माइनस फोर है और बी इज इक्वल टू टू है। तो हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू पता करते हैं, एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ माइनस फोर की वैल्यू पता करते हैं। तो माइनस फोर इसके अंदर पुट कर दो, तो माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस एट कैंसिल होकर तो जीरो हो गया। अब इसी तरह से एफ ऑफ बी पता करते हैं, मतलब एफ ऑफ टू पता करते हैं। तो फोर प्लस फोर माइनस एट, ये भी एट माइनस एट हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एफ ऑफ माइनस फोर इज इक्वल टू एफ ऑफ टू हो रहा है। तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी आ रहा है।
तो अब क्या क्या निकालना होता है, हमें सी निकालना होता है, एफ डैश सी निकालना होता है। वो सी किसके बीच में होना चाहिए, -4 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो इसमें एफ डैश सी निकालते हैं। एफ डैश सी का मतलब होता है एफ डैश एक्स निकाल कर उसको 0 के इक्वल कर देना है। एफ डैश सी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन कर लो, एक्स की जगह सी पुट कर दो और उसको 0 के इक्वल कर दो। तो डिफरेंशिएशन हमने कराया था x² + 2x का, तो ये हो जाएगा 2x + 2। ठीक है, अब x की जगह क्या पुट करना है हमें c, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c + का 2, और ये किसके इक्वल कर देना है 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से जो c की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1 आ जाएगी। c इज इक्वल टू माइनस, अभी -1 देखो क्या -4 से 2 के बीच में आ रहा है, तो ये जो -1 है वो किसको बिलोंग्स कर रहा है, -4 से 2 को बिलोंग्स कर रहा है। बस यही इसका इसका मतलब हो गया, वेरीफाई हो गया। ये तीन चीजें हैं, तो 101% है कि जो सी आएगा वो सी जरूर -4 से 2 के बीच में आएगा, मतलब ए से बी के बीच में आएगा। अगर सी की वैल्यू एक से ज्यादा भी आ जाती है, सी की वैल्यू एक से ज्यादा भी आ जाती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक वैल्यू तो आनी आनी चाहिए। अगर एक वैल्यू भी नहीं आएगी, इसका मतलब है रोल्स थ्योरम फिर बेकार होगी। बेकार होने का मतलब है कोई थ्योरम इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो उसने बोला है कि अगर ये 3 पॉइंट फुलफिल होते हैं तो ये 101% है कि सी की वैल्यू जरूर इन दोनों के बीच में आएगी। ये सी चीज बोली जा रही है। ठीक है, तो हमें यही वेरीफाई करना है कि अच्छा इसने तीन बातें बोली है, तो क्या सी इन दोनों के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमें पहले इन तीनों बातों पे फोकस कर लो और फिर सी की वैल्यू निकाल लो। तो सी की वैल्यू इन दोनों के बीच में आते हैं, हम बोल देंगे कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगा। ठीक है, जो उसने कहा था सच बोल रखा था। ठीक है, समझ में आया ये वाला। कोई डाउट हो तो पूछो इसमें कि सर यहाँ से समझ में नहीं आया। अगर इन तीनों पॉइंटों में से एक भी पॉइंट फेल हो जाता है तो तुम्हें वहीं रोक देना है क्वेश्चन। मान लो पहला पॉइंट ही हो गया कि कंटिन्यूअस नहीं है, तो बस वहां से खत्म कर दो कि रोल्स थ्योरम को भी वेरीफाई नहीं करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 5.8 पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, या फिर थ्योरम्स पढ़ रहे हैं। सेकंड का अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f of x is equal to x, greatest integer of x, x belongs to 5 to 9। इसमें क्या करना है, तुम्हें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करके दिखाना है कि हो रही या नहीं हो रही, एप्लीकेबल है या नहीं है, ये पता करना है। करो पता। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। रोल्स थ्योरम के पहला पॉइंट क्या है, कंटिन्यूअस है। तो क्या कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, अभी चीज आनी चाहिए तुम लोगों को। कंटिन्यूअस होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे। नहीं होंगे ना। कंटिन्यूअस कहाँ होता है इसका, अगर तुम ग्राफ बनाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऐसे ग्राफ बनता है। जैसे यहाँ 1 2 3 ऐसे रखोगे, तो 0 से लेकर 1 में तो 0 होता है, 1 से लेकर 2 में 1 की वैल्यू होगी, यहाँ 2 से 3 में ये वैल्यू आई, 2 आ जाएगी 2 से 3 में। तो ये कंटिन्यूअस कहाँ आ रहा है, तो ब्रेकिंग हो गया, पेन उठाना पड़ रहा है बनाने के लिए, तो ये तो कंटिन्यूअस ही नहीं है। मतलब यहाँ पर लिखना है दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, this function is not continuous, so in this Rolle's theorem not applicable, Rolle's theorem not applicable। खत्म क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं। ना हमें अब डिफरेंशियबिलिटी पता करनी है, ना f of a इज इक्वल टू f of b पता करना, कुछ नहीं पता करना। ठीक है ना, 1 बाय 1 पता करते जाना है, जहां जो चीज खत्म होगी उसके बाद लिख देना है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट कंटिन्यूअस होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं हर इंटीजर पर। जहां जहां पर भी इंटीजर होगा वहां वहां पर ये डिसकंटिन्यूअस होता जाएगा। ये पूरा अंदर वाला इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, चलो ये वाला पता करके दिखाओ अब तुम। इस सेकंड का फर्स्ट था, अब सेकंड का थर्ड करते हैं।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, करो देखे तुम लोग। तीन पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट फेल हो जाता है तो ये रोल्स थ्योरम फिर एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब फिर हमें सी की वैल्यू निकाल कर नहीं बताना। तो पहला ये क्या क्या होगा, पहला कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा, तो सिंपल पॉलिनोमियल आ रहा है ना, तो अभी पढ़ा था अपन ने ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस, तो पहला तो ये भी कंटिन्यूअस हो गया। दूसरा, जो पॉलिनोमियल्स हैं वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं, तो ऑल पॉलिनोमियल आर डिफरेंशिएबल, ये दो पॉइंट तो फुलफिल हो गए भाई। अब तीसरा वाले पे आते हैं, तीसरा वाला भी हो गया तो फिर तो काम बन ही गया अपना। मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू पता करनी है। ए कितना है बेटा, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं, 1 इसमें पुट करा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। एफ ऑफ बी पता करते हैं, एफ ऑफ बी कितना हो जाएगा 2, ये वाला 2 हो जाएगा, तो 2 इसमें पुट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 3 आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ यहाँ पर कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो फिर तो तीसरा पॉइंट गड़बड़ हो गया, तीसरा पॉइंट तो इक्वल होना चाहिए था, यहाँ बोल देंगे रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। इसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये है कि जब तुम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो वो वाला पॉइंट इसके बीच में आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं कर सकते। ठीक है, रोल्स थ्योरम इसके बीच में एप्लीकेबल नहीं। आ गया समझ में? बस तुम ऐसे पता करते जा रहे, जहां डाउट है वहां पूछते जाओ, फिर अभी धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे, क्लियर होती जाएगी चीज। चलो फोर्थ करने से पहले वो थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, मीन वैल्यू थ्योरम। वो भी आसान सी है, मीन वैल्यू थ्योरम। वापस दिखा देता हूँ एक बार। फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट में, अगर कहीं थ्योरी लिखनी तो ये लिखनी है। ए कॉमा बी ओपन ब्रैकेट में एक डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। तो एफ डैश सी जरूर 0 के इक्वल हो रहा होगा, और सी कहाँ से आ रहा होगा, ए और बी के बीच में आ रहा है। अब मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर इसको बोलते हैं लेंग्राज थ्योरम। ठीक, इसने क्या करा, सेम वही बताया, रोल्स वाली चीजें बताई कि पहला पॉइंट तो तुम्हें वही लेट करना है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इन ए से बी के बीच में, जो वैल्यू गिवन है उसके बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड बात है फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसने दो कंडीशन तो वही लगाई इन ए से बी में, ठीक है ना, दो बातें तो वैसी की वैसी होनी चाहिए। अब इसने तीसरी पॉइंट हटा दिया रूल्स का कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, तो इसने फिर इसका रिजल्ट भी चेंज कर दिया। रूल्स ने तो बोला था कि एफ डैश सी 0 होना चाहिए, और इसने बोला कि जो एफ डैश सी है, एफ डैश सी है वो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। ये होगा एफ डैश सी क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल होगा। इसका मतलब सिंपल वही है कि फंक्शन कंटिन्यूअस कर दो, डिफरेंशिएबल कर दो, तो एफ डैश सी यहाँ पर डैश है, डिफरेंशिएशन है, वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। ठीक है ना, सिंपल सिंपल थोड़ा सा वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ
डिफरेंशिएशन जैसा ही है। अब इन्होंने क्या बताया ना, इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, हालांकि काम नहीं आता, फिर भी उसने क्या सोचा होगा, ये बहुत पुरानी बातें हैं, 1970 से पहले की बातें होंगी, जब थोड़े से लोग कम चीजें समझते थे। इसने कुछ नहीं करा, इसने क्या करा कि डायग्राम बनाया है ना, इसने क्या कर रखा है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले, इससे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि if two lines are parallel, then their slope are equal। अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उन दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। एक तो ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। स्लोप को क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स स्लोप को बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पर आ रहा हो तो उसको एफ डैश, जो भी पॉइंट पुट करो वो पॉइंट बोल देंगे। तो इसने बस इन्हीं दो चीजों का यूज करा, क्या यूज करा कि एक कंटिन्यूअस ग्राफ ले लो, ऐसे कोई एक कंटिन्यूअस ग्राफ बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट है, तो ये वाला हो जाएगा अपने पास एफ ऑफ ए, ठीक है। ए पॉइंट हो गया हमारे पास बी, तो ये हो जाएगा अपने पास एफ ऑफ बी। इसके y की वैल्यू एफ ऑफ बी हो जाएगी। अब देखो तुम्हें एफ ऑफ ए तो बहुत नीचे है यहाँ पर, और एफ ऑफ बी ऊपर जाके है, तो दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है। अब तुम अगर इस पॉइंट के बारे में बात करो तो कोई भी पॉइंट क्या होता है, एक्स कॉमा वाई होता है। तो एक्स को तो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वाला पॉइंट, और वाई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ ऑफ ए। तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉमा एफ ऑफ ए। इसी तरह से अगर मैं इस बी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूं तो ये हो जाएंगे बी कॉमा एफ ऑफ बी, ठीक है। ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब तुम यहां से क्या करो, एक लाइन बनाओ, ए और बी को मिलाती हुई एक लाइन बनाओ, ठीक है। दिख रही है एक लाइन बन गई हमारे पास इस तरह से। इस ए बी की लाइन बना दी। क्या इस ए बी का स्लोप निकाल सकते हो तुम लोग, स्लोप क्या होगा इस ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी। ए बी के स्लोप का क्या फॉर्मूला होता था, कोई सी भी लाइन का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। दो पॉइंट गिवन हो तो स्लोप का फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर y2 क्या हो गया, एफ ऑफ बी, माइनस y1 क्या हो गया, एफ ऑफ ए, डिवाइडेड बाई x2 कितना हो गया, b माइनस ए, x1 कितना हो जाएगा, a, ठीक है ना। इसको अपन x2 y2 लेट कर लें और इसको x1 y1 लेट कर लें, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो किसका स्लोप आ गया, ए बी का स्लोप आ गया। अब इस ए बी के तो पैरेलल और भी तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, इस ए बी के पैरेलल जो इस कर्व से पास हो रही हो, कर्व को टच कर रही हो, और भी टेंजेंट हो सकती है, और भी बहुत सारी टेंजेंट हो सकती है। अब अगर इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट हुई, माना मैंने वो पॉइंट C1 लेट कर लिया या C लेट कर लिया, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना हो रहा होगा, इस टेंजेंट का स्लोप हो रहा होगा एफ डैश सी। इस कर्व का डिफरेंशिएशन करो और सी पॉइंट पुट कर दो, कर्व का डिफरेंशिएशन करके सी पॉइंट पुट कर देंगे तो इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। अब ये वाली लाइन, रेड वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। रेड वाली का स्लोप तो एफ डैश सी है और ब्लू वाले का स्लोप ये वाला है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एफ डैश सी करा, तो इस तरह से उसने बताया कि नहीं मेरी वाली थ्योरी तो ये है, जबकि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है। इसमें तो क्या कर रखा है, सिंपल दो पॉइंट लेकर लाइन का फॉर्मूला लगा रखा है स्लोप का, और एक कौन सा मिक्स कर रखा है कि डिफरेंशिएशन करने से जो स्लोप आता है वो टेंजेंट का स्लोप आता है। अब अगर दोनों आपस में पैरेलल होगी तो स्लोप भी इक्वल हो जाएंगे। अब ये जो सब समझाया ना, ये कोई से भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता, और भी पॉइंट हो सकते हैं, ये वाला भी पॉइंट हो सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, C1 हो जाए, C2 हो जाए, बहुत सारी लाइनें पैरेलल बना सकते हैं, तो सबके स्लोप आपस में इक्वल इक्वल आ रहे होंगे। लेकिन कम से कम एक C ऐसा पॉइंट हो रहा होगा, C एक तो ऐसा पॉइंट हो रहा होगा जो A से B के बीच में आ रहा है, एटलीस्ट वन C, एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकता है।
तो अब हम अप्लाई करके देखते हैं, बड़ा आसान सा है। वापस से बस तुम्हें 3 पॉइंट ध्यान देने हैं ये वाले, कि एक तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, अगर ये है तो मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर थर्ड पे नहीं जाना अपने को, ये दोनों है तो फिर थर्ड पे आना है। तो क्वेश्चन लेते हैं एक, है ना। नोट कर ले सर पहले। हाँ नोट कर लो। बस ये फॉर्मूला याद करना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब कुछ नहीं करना अपने को, एक तो हमें कंटिन्यूटी पता करनी है, एक डिफरेंशिएबिलिटी पता करनी है, और दूसरी चीज क्या पता करनी है कि जो एफ डैश सी आएगा ना, वो सी किसके बीच में आना चाहिए, 1 से 4 के बीच में आना चाहिए। बस यही मीन वैल्यू थ्योरम का वेरीफाई है। तो तुम लोग दिमाग लगाओ कि पहला पॉइंट क्या फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा। तो पहला पॉइंट तो फुलफिल हो रहा है, क्या कंटिन्यूअस होगा। हाँ, क्योंकि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस, इस वजह से भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसमें क्या लिख देंगे, ऑल पॉलिनोमियल आर, वही सेम टॉपिक लिखना है, कंटिन्यूअस है ना, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं आती। सेकंड, ऑल पॉलिनोमियल, इसको तुम चाहो तो 1,4 भी लिख सकते हो, है ना, ये भी लिख देना साइड, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट 1,4, ऑल पॉलिनोमियल आर डिफरेंशिएबल इन 1,4, दिस पॉलिनोमियल आर कंटिन्यूअस 1,4, ये भी लिख दो। तो थर्ड पॉइंट में फॉर्मूला लगा दो फिर, एफ डैश सी इज इक्वल टू, हमें क्या पता करना है कि जो सी की वैल्यू आ रही है वो 1 से 4 के बीच में आ रही है या नहीं आ रही, कम से कम एक सी की वैल्यू। 1 और 4 भी नहीं आनी चाहिए, 1 से 4 है ना, ओपन ब्रैकेट लिखा था मैंने, इस बात का ध्यान रखना, ए से बी लिखा था वहां पर। तो एफ डैश सी तो एफ डैश सी हो जाएगा, है ना। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1। अब एफ ऑफ 4 कैसे निकालें, इसमें वैल्यू पुट कर दो, एक्स की जगह 4 पुट कर देंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 -3, माइनस 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर -4 -3 अपॉन 3। एफ डैश सी में भी डिफरेंशिएशन कर लो इसका, इधर साइड में डिफरेंशिएशन कर लो। तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x माइनस का 4, और इसमें c पुट कर देंगे तो 2c माइनस का 4। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का -4x होता है, तो 2x -4, अब x की जगह c पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो -3 बचा, यहाँ पर माइनस प्लस 6 आ जाएगा बाई 3, मतलब 1 आया, है ना।
करो भाई करो। सही से यार, सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 5/2 -7 -6 +6 ये आया। अब सी किसके बीच में आना चाहिए, 1 से 4 के बीच आ रहा है ना, ये वेरीफाई हो गया। चलो नेक्स्ट करो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ -5x² -3x। ठीक है, फाइंड ऑल सी वो यहाँ पर है 1,3 इंटरवल, पूरा लिखता हूँ ना, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम MVT थ्योरम इफ in 1,3 find all for which f dash c is equal to 0। find all c for which f dash c is equal to 0। तो मतलब ना पहले इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो वेरीफाई करो, ठीक है ना, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ एक्स इन 1,3। और दूसरा क्वेश्चन क्या क्या बोल रखा है कि फाइंड द ऑल वैल्यू सी फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या कर रखा है इन्होंने, रोल्स थ्योरम की तरह लेके जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो सिंपल मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं, और सेकंड क्वेश्चन में कहाँ लेके जा रहे हैं हमें, रोल्स थ्योरम, क्योंकि वहीं एफ डैश सी 0 होता है। तो करते हैं शुरुआत। पहला वही छाप दो आप इससे, ऑल पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल है ये, तो कंटिन्यूस हो गया। सेकंड, ऑल पोलिनोमियल डिफरेंशिएबल। तीसरा तो हमें पता करना ही नहीं है, हमें तो फॉर्मूला लगाना है, एम डैश सी वाला, एफ डैश सी वाला, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस। पुट कर दो, एफ डैश सी का यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² मतलब 3xc² माइनस 10c -3c -3। एफ ऑफ बी में एफ ऑफ 3 पुट कर दो, है ना, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस। अब इसमें सोल्व करके तुम्हें पहले सी की वैल्यू निकालनी है, ताकि वहां से सी की वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए, 1 से 3 के बीच में आनी चाहिए। तुम्हें करना है ना, एफ ऑफ हो जाएगा आराम से, एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लो, पुट कर दो और सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी सी में, तो फैक्टराइजेशन कर लेना। फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि एफ डैश सी 0 होगा नहीं होगा, पहले पहला वाला पार्ट निपटाओ उसका। हर्षित कुमार, एक वैल्यू गलत आई है तुम्हारी।
सुखमणि जी 1 थोड़ी ना आएगा, सब बच्चे 1 भेज रहे हैं, 1 आएगा। f(3) कितना आने वाला है ना, 3 यहाँ पुट करेंगे तो 27 माइनस 9 45 माइनस 3 पुट करा 9 माइनस का 1 पुट करा 1 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन 2। एटीन माइनस करते तो 7 3 2 माइनस का 27। यहाँ से हो गया 3c² माइनस 10c प्लस का 7 है ना, यहाँ से 2 टुकड़े हो जाएंगे वही 3c माइनस 7c प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। 3c कॉमन लिया तो c माइनस 1, 7 कॉमन लिया तो c माइनस 1 0। तो c की 2 वैल्यू हो गई, 1 हो गया एक 7/3। ठीक है बच्चों, लेकिन मैंने कहा था कि 1 नहीं लेना है ना, क्यों नहीं लेना 1? क्योंकि हमारा इंटरवल क्या आ रहा है 1,3 आ रहा है ना, ओपन ब्रैकेट में लेना होता है। c क्या होता है, c बिलोंग्स टू a से b, तो c इज इक्वल टू 7/3 ओनली। ठीक है ना, वेरीफाई करने में अपने को बस c इज इक्वल टू 1/3 लिखना है, क्योंकि c 1 से 4 के बीच में, 1 से 3 के बीच में लेना है। अब 1 भी नहीं लेना क्योंकि इसमें 1 इंक्लूड हो ही नहीं रहा है ना, 1 से बड़ी वैल्यू हो रही है। क्लोज ब्रैकेट होता था 1 के इंक्लूड करते अपन। ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया अपना। बस हमें ये लाना था कि c 1 से 3 के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा, तो हमारा c 1 से 3 के बीच में आ रहा है। कौन सा c 1 से 3 के बीच में आ रहा है, 7/3 वाला। कम से कम एटलीस्ट 1 नंबर आ जाना चाहिए, एक से ज्यादा भी आ जाए तब भी कोई बात नहीं। अब हमें ये काम करना है कि दूसरा पार्ट करना था इसका, फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ c फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू 0, है ना। c की कौन सी वैल्यू है जिसको 0 करती है, तो तुम खुद देखो, है ना। यहाँ से मैं रोल्स थ्योरम से अप्लाई कर रहा हूँ। क्या रोल्स थ्योरम है कि पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, अगर f(1) मतलब f(b) इज इक्वल टू f(a) के इक्वल हो जाता है, तो हमारे पास है ना यहाँ पर c जो है 1 से 3 है, c बिलोंग्स टू, ये भी लिख लेना ना, 1 से 3। तो f(b) f(a) के इक्वल हो जाता है, तो जो c की वैल्यू आएगी वो जरूर 1 से 3 के बीच में आ जाएगी। ठीक है, तो तुम डायरेक्ट ये चीज भी लिख सकते हो, है ना। तुम दो तरीके से निकाल सकते हो बेटा यहाँ से, कि एफ डैश सी को तुम ही डायरेक्ट 0 के इक्वल करके सी की वैल्यू कर दो, है ना। सबसे बड़ा तरीका तो ये कर दो कि एफ डैश सी 0 कहाँ पर होगा और सी किसके बीच में होना चाहिए, 1 से 3 के बीच में। तो इसका डिफरेंशिएशन करा हमने, तो कितना आएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² माइनस 10x प्लस माइनस 3, तो यहाँ पर c पुट कर देंगे तो 3² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। अब तुम इसके फैक्टराइजेशन कर लो, है ना। 9 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, माइनस का 9, तो फैक्टराइजेशन होंगे इसके ना, लग तो नहीं रहा। ठीक ठीक वाले तो नहीं हो रहे, है ना। c की वैल्यू दूसरी करनी पड़ेगी, c इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस वाला। तो 10 है ना, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। इसको सोल्व करेंगे तो 10 प्लस माइनस 100 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 6, तो हमारे पास c इज इक्वल टू हो गया 10 प्लस माइनस √136/6। अब हमें ढूंढ के देना है कि ये 1 से 3 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो 136 के फैक्टराइजेशन करो। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा अपने पास 6, यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड कर दो 34, अब
फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 17, फिर 2 से सॉरी 70 से करेंगे तो 17। तो हमें पता चल गया इसमें केवल 2 बार निकलने वाला है, 2√34 बाय 6। फिर 2 कॉमन ले लो, थोड़ा सा ना मुश्किल सा नहीं हो गया ये वाला, 34/3। अब इसमें ये वैल्यू पता करनी कि ये 1 से 3 के बीच में आएगा नहीं आएगा। तो आने वाला तो लग नहीं रहा है ना, क्यों नहीं लग रहा? देखो यहाँ से भी करना चाहो तो एक बार अगर मैं प्लस का साइन लेता हूँ तो c = 5 प्लस √35/3 आया। अब √34 की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होती है? इसकी वैल्यू 5 to 6 के बीच में होती है, ठीक है। 25 से बड़ा है, 36 से छोटा है, मतलब 5 से 6 के बीच में होगी। 5 से 6 को अगर 5 ऐड करें इस 5 में, तो 5 में 5 ऐड करोगे तो 10, और 5 में 6 ऐड करोगे तो 11, मतलब इसकी वैल्यू 10 to 11 आई। अगर हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा आ रही होगी, 3 प्लस हो रही होगी, क्योंकि 10 से भी 3 को डिवाइड करेंगे तब भी ज्यादा आ रही होगी, जबकि हमें तो 3 से कम लेना था ऊपर। तो ये 3 से 1 से 3 के बीच में लेना था, ये तो 3 से ज्यादा आ गया, ये तो गड़बड़ हो गई। एक बार माइनस वाला लेते हैं। 5 माइनस √34/3। अब इसकी वैल्यू फिर 5 to 6 होने वाली है। अब -5 to 6 होगी क्योंकि माइनस लगा हुआ है, उसमें से 5 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में आ रही है, और उसको डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब नेगेटिव वैल्यू भी नहीं लेनी, हमें तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है 1 से 3 के बीच में, मतलब ये दोनों वैल्यू ही गलत हो गई। सी की कोई सी वैसी वैल्यू नहीं है जो एफ डैश सी को 0 कर सकता हो। सी की वैल्यू तो है होने में, तो 3 ऐसे कुछ वैल्यू आ रही है वाली, लेकिन हमें कहाँ से ढूंढनी थी? 1 से 3 के बीच में ढूंढनी है। तो 1 से 3 के बीच में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा सब ना करें, कुछ और तरीके से करें, तो और मेथड से क्या करना था कि जो हमारे पास क्वेश्चन था f(x) = x³ माइनस 5x² माइनस 3x। अब इसमें पहला पार्ट तो हो ही गया कि ये ऑल पोलिनोमियल कंटिन्यूअस है। दूसरा, पोलिनोमियल डिफरेंशिएबल है। अब इसमें तीसरा पार्ट भी करके देख लो, f(a) = f(b) आ रहा है या नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अगर ये होगा तो एफ डैश सी की वैल्यू जरूर 0 होगी, किसके बीच में? 1 से 3 के बीच में। और अगर यही नहीं हुआ तो फिर ये वाला पार्ट भी नहीं होगा। तो तुम्हें यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि f(1) कितना आएगा। f(1) आएगा 1 - 5 - 3, मतलब -7 आया। f(3) कितना आएगा भाई? तो 27 - 45 -9, ये -27 आया। मतलब दोनों आपस में इक्वल इक्वल नहीं आ रहे। तो फिर ये इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट भी पॉसिबल नहीं है, ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारे पास दो मेथड, या तो इस रोल्स थ्योरम से कर लो सेकंड वाले मेथड से, या फिर पहले वाले मेथड से कर लो, जिसे भी तुम्हें ठीक लगे उससे कर सकते हो, ठीक है ना। या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके सी की वैल्यू निकाल लो और सी की वैल्यू को पता कर लो कि 1 से 3 के बीच में आ रही नहीं आ रही होगी तो ले लेंगे, नहीं आ रही तो छोड़ देंगे। या आपने रोल्स थ्योरम से पता कर लिया कि f(a) और f(b) ही आपस में इक्वल नहीं आ रहा, तो एफ डैश सी भी कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा 1 से 3 के बीच में। एफ डैश सी 0 तो हो सकता है इन दोनों वैल्यू को छोड़ के कहीं और जगह, लेकिन इन दोनों के बीच में तो 0 नहीं होने वाला, ठीक है। ठीक है चलो, मतलब रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में दो कंडीशंस हैं, कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशन। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो फिर। अ वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द कंक्लूजन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम hold for the function f of x is equal to log x on the interval 1 to 3.
सी की वैल्यू बतानी है ना, तुम्हारे पास ऑप्शन है log 3 बेस ई, पहला ऑप्शन है। दूसरा 2 log 3 बेस ई, log e बेस 3, 1/2 log e बेस 3। ये चार ऑप्शन। तुम्हें सी की वैल्यू फाइंड करके बताने कि इनमें से कौन सी होगी। अब देखो डायरेक्ट सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना अपने को, तो अब दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही होगी मीन वैल्यू थ्योरम की, कि ये क्या हो रहा होगा, कंटिन्यूअस हो रहा होगा और पॉलिनोमियल हो रहा होगा। अगर कंटिन्यूअस और पॉलिनोमियल ही नहीं होता तो सी तो कहाँ से आता, तो वो सब चीजें सोल्व करने की जरूरत नहीं है हमें, हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर सोल्व कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी में होता तो तुम्हें लिख देना चाहिए था कि लोगरिथम क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, है ना, और लोगरिथम डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होते हैं इसके डोमेन में, क्योंकि log x का ग्राफ ऐसे होता है, log x का ऐसे ग्राफ होता है। तो कहीं पर भी कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहा है ना, और डिसकंटिन्यूअस भी नहीं हो रहा, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है हमें, ये नीचे ऐसे चलता जाएगा और इधर ऊपर ऊपर ऐसे चलता जाएगा। ये log x का ग्राफ है, x इज इक्वल टू 1 पर जीरो हो जाता है, log 1 कितना होता है, जीरो होता है, यहाँ जीरो हो जाएगा, बाकी फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 1 से छोटे पर नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें मीन वैल्यू थ्योरम लगाने का मतलब log रिथम फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये तो एनसीईआरटी में लिखने के लिए है ना, नहीं तो डायरेक्ट तुम थ्योरम लगा सकते हो, log रिथम फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डायरेक्ट थ्योरम लगा दो, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस। एफ डैश सी का मतलब 1/c हो जाएगा यहाँ पर, है ना, log c आएगा ना, log का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x आएगा, x की जगह क्या पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे। एफ ऑफ बी का मतलब log b की वैल्यू कितनी है, 3, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, log 3 आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ वन, वन का मतलब है, ए का मतलब है 1 तो log 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 माइनस, तो 1/c इज इक्वल टू log 1 तो पीछे का जीरो हो ही गया, तो log 3 ई बेस अपॉन 2 आ गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो 2 इज इक्वल टू सी log ई बेस 3, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/log 3 बेस ई, ये आंसर है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अब डिवाइड में तो log एक भी नहीं आ रहा, क्या करें, यहाँ तक पहुंच जाओ, है ना, उसके बाद क्या होती है, log की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी इसमें, है ना। log क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास 1 में log a बेस b हो, तो इसको हम लिख सकते हैं log b बेस a, है ना, इनको अपोजिट कर देते हैं। log अगर a बेस b लिखा हुआ है तो जो इंडेक्स होता है वो तो बेस बन जाता है, जो बेस है वो इंडेक्स बन जाएगा। जैसे अगर हमारे पास 1/log 4 बेस 3 लिखा हुआ है तो उसको लिख देंगे log 3 बेस 4। यहाँ पर भी वही सिस्टम हो जाएगा कि यहाँ पर c है, 2 × 1/log 3 बेस e लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाकर क्या लिख देंगे, 2 log e बेस 3 लिख देंगे, ये लिख देंगे। ठीक है ना, आंसर तो यही है लेकिन ये मैच नहीं कर रहा था, तो फिर ये वाला मैच कर देंगे, e बेस 3 वाला, है ना, log वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो बी आंसर आ जाएगा इसका। पूरा उल्टा मत कर देना, बहुत सारे बच्चे 2 को भी नीचे ले आते हैं, 1/2 कर देते हैं, 1/2 नहीं करना।
ठीक है ना, आ रहा है समझ में? तो अपने रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हो गई खत्म। कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें कि सर यहाँ से डाउट आया, यहाँ दिक्कत आई। शिवांगी आ रहा है समझ में ये वाला? यस सर। ठीक है ना, 5.8 एक्सरसाइज है 5th नंबर के चैप्टर की, वो थोड़ी सी रह गई थी ना, कभी कभी हो जाता है। ये वाली चीजें होती जाएगी, फिर देखो दोबारा से अपन और रिवाइज करेंगे तो और चीजें बताऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा जेई मेंस तक ही लेके जा रहा हूँ। एक एक बार पूरा फाउंडेशन बन जाएगा तो इनमें ना और चीजें हैं सोचने वाली, उसके सामने क्वेश्चन आएंगे तब तुम्हें धीरे 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 पता लगता जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, है ना। अब थोड़े से ना मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं ना, वर्कबुक के क्वेश्चंस करते हैं। फिर कल भी अपनी क्लास होगी, आजकल डेली क्लास ही हो रही तुम्हारी, है ना, परेशान से हो गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अब फिर नेक्स्ट वीक से ना कम हो जाएगी क्लासेस, क्योंकि अपना सिलेबस हो ही गया। फिर तो IC1 पढ़ना है तो आराम आराम से पढ़ लेंगे। IC1 का मतलब है इंटीग्रेशन, बहुत आसान सा चैप्टर भी है, बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं थोड़े थोड़े मॉड्यूल सोल्व करवा देता हूँ। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, थोड़े से जो क्वेश्चन है उसमें ना एडवांस से कंसेप्ट डाले हुए हैं, जो अभी अपन ने देखे नहीं, तो उन क्वेश्चनों को उन्हीं के अनुसार देखेंगे हम लोग। जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन में ये पता करना होता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। चलो क्वेश्चन करने के बाद ही समझ में आएगा, है ना। हो सकता है तुम मेरे से पहले भी कर दो। 32 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। f(x) इज इक्वल टू, ये वाला कल कर तो नहीं लिया था? इज इंक्रीजिंग है ना, ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, DTS3 का लेवल 1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। 1 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग होगा, 0 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग होगा, 2 से 2e में इंक्रीजिंग होगा, 1/e से 2e में इंक्रीजिंग होगा। ये चार ऑप्शन है तुम्हारे साथ। तो इंक्रीजिंग में क्या करना होता है, सिंपल सिंपल पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, सर इंक्रीजिंग में क्या करना होता है, f'(x) करना होता है। ठीक है ना, आई थिंक ये पहले कर चुके होंगे हम लोग, फिर भी देखते हैं ना। f'(x) करना है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। करो तुम लोग और सोल्व करो। डिफरेंशिएशन करके क्या करना होता है इंक्रीजिंग में, f'(x) ग्रेटर देन 0 करना होता है। करना तो इक्वल टू भी होता है, लेकिन ऑप्शनों को देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ IIT में बिल्कुल क्लियर लिखा आएगा इंक्रीजिंग का मतलब है इक्वल टू 0 है, और नहीं है तो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली का मतलब भी स्ट्रिक्टली होता है। तो करो तुम लोग इसको, है ना, डेरिवेटिव करो। करो भाई चित्रा जी, एक्स का डेरिवेटिव करो, इसमें u/v रूल लगाओ, सोल्व करते जाओ, और पता करो कि कहाँ से कहाँ तक इसमें वैल्यू आने वाली। हो जाएगा ना, एक्स का डेरिवेटिव करा दो, 1 आया, माइनस, अब इसमें u/v रूल लगाना पड़ेगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, फिर नीचे वाले का स्क्वायर करा तो नीचे वाले को छोड़ दिया और log का कर दिया तो 1+x माइनस, फिर क्या कर दिया, log को छोड़ दिया और x का कर दिया तो वो बना गया। ठीक है ना, ये मैं f'(x) निकाल रहा हूँ। तो 1 माइनस, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x/1+x माइनस log 1+x डिवाइड में x²। इसको 1 एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
पूरे के नीचे एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस log 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, हमें कहाँ पे ध्यान देना था, x ग्रेटर देन 0 है ना, इस पे भी ध्यान देना, x ग्रेटर देन 0। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन, है ना, ये पूछा गया। अभी 0 से इन्फिनिटी तो इन्होंने खुद ही दे रखा है, x ग्रेटर देन 0, ये तो आंसर होगा नहीं, या तो ये है या ये है ना, इनमें से कोई ना कोई आंसर होगा। अब सर क्या करने में लगे हो आप ना, एलसीएम एलसीएम तो और लेना चाहो तो और ले लो, और ले लो एलसीएम, है ना, नहीं भी लोगे तब भी चल जाएगा काम, या फिर रहने दो। अब तुम इसमें ना एक चीज सोचो, है ना, अब मैं क्या करता था पहले क्वेश्चनों में कि मैं एफ डैश एक्स अपन क्या करते थे, सिंपल एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करते थे और इसका डिफरेंशिएशन कर लिया करते थे। इसका डिफरेंशिएशन करने से क्या होता था बेटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी या क्यूबिक इक्वेशन आती थी, तो हम उसके फैक्टराइजेशन कर लेते थे कि जैसे x माइनस 1 x माइनस 2 इस तरह से फैक्टराइजेशन करके ग्रेटर देन 0 कर दिया। फिर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते थे कि 1 आ गया 2 आ गया प्लस माइनस प्लस कर दिया, ये काम हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब तुम इसको पूरा पूरा सोल्व भी कर लोगे ना, तब भी यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो रहा है, इसके फैक्टराइजेशन नहीं होने वाले, इस पूरे के फैक्टराइजेशन नहीं होने वाले, ये पूरा मल्टीप्लाई में नहीं आने वाला। ठीक है ना, जैसे मैं थोड़ा सा और, तुम यहीं पर रुकना, मैं थोड़ा सा और तुम्हें घुमा के लाता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मैंने क्या करा 1 प्लस एक्स एलसीएम ले लिया, तो इसके नीचे 1 प्लस एक्स चला जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। अभी तक क्या होता था, एफ डैश एक्स में फैक्टराइजेशन हो जाया करते थे, तो आराम से कि पॉजिटिव वाला लेना है तो इसी इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा। तो जहां जब फैक्टराइजेशन नहीं हो रहे हो और हमें ये भी पता नहीं लग रहा है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस केस में क्या करते हैं कि इस फंक्शन के टुकड़े करते हैं। ठीक है, टुकड़े कैसे करने हैं कि ऊपर ऊपर वाला अलग कर लो, नीचे नीचे वाला अलग कर लो, या वो पार्ट अलग कर लो जो हमें पता है कि अरे तो 101% पॉजिटिव है। किसके अंदर, जैसे एक्स ग्रेटर देन 0 था, तो हमें पता है एक्स ग्रेटर देन 0 में ये पूरा वाला पार्ट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम इसको हटाकर ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको कोई ना कोई चीज लेट कर लेंगे। ठीक है ना, देखो इस सीबीएसई में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, जेई मेन में बिल्कुल नहीं आते, ये थोड़े से ना एडवांस में ही आते हैं जिसके अंदर डबल कंसेप्ट लगता है। सीबीएसई और जेई मेन में तो फैक्टराइजेशन वाले आते हैं और सिंपल हो जाते हैं। एडवांस में थोड़ा सा क्या करते हैं, कभी कभी वो क्वेश्चन देते हैं जिसमें फैक्टराइजेशन नहीं होते। तो तुम क्या करो, या तो ऊपर वाला जो ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, इसको तुम अलग फंक्शन लेट कर लो और इस फंक्शन को अलग लेट कर लो। अब नीचे वाला तो 101% है ना कि पॉजिटिव आ रहा है इस इंटरवल में, ऊपर वाले का नहीं पता कि ऊपर वाला पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है ना, देखो ये वाला तो पॉजिटिव है ना, माना ये वाला तो पॉजिटिव है हमारे पास पार्ट, क्योंकि एक्स की वैल्यू बड़ी वैल्यू पुट करेंगे। ये वाला भी पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब क्या पता कि ये वाला पूरा पार्ट नेगेटिव बना दे, हो सकता है पॉजिटिव बना दे, हो सकता है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव बना दे, है ना। सिचुएशन का हमें नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर क्या बनने वाली स्थिति, कौन सी वैल्यू पर क्या बनने वाला है। तो फिर क्या करा जाए, तुम या तो क्या करो, जो एलसीएम ले लिया था, या तो इस ऊपर वाले पार्ट को कोई दूसरा फंक्शन लेट कर लो। जैसे तो एफ डैश एक्स हो गया, इसको तुम कोई सा भी ले लो, इसको ए एक्स लेट कर लो, नीचे वाले को बी एक्स लिख लो। तो कुछ कुछ क्वेश्चनों में क्या करना होता है सुखमणि जी, कि ऊपर वाला भी हमें पता करना होता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और नीचे वाला पता करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन अब नीचे वाला तो हमें 101% दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव है। या तुम उसके बारे में बात ना करो तो इसके बारे में बात कर लो कि ये तो हमारे पास क्या है, 101% पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल में, एक्स ग्रेटर देन 0 में। लेकिन ऊपर वाले फंक्शन के बारे में पता नहीं चल रहा हमें कि कहाँ से कहाँ तक ये पॉजिटिव है और कहाँ से कहाँ तक ये नेगेटिव है। ठीक है, अगर ये एक्स की हर वैल्यू पर पॉजिटिव हुआ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 से इंफिनिटी। मैं तुम्हें ऑप्शन भी दिखाते चलता हूँ
कि अगर x की हर वैल्यू पर, जो मैंने ऊपर वाला पार्ट करा ना, ये वाला पार्ट, x की अगर हर वैल्यू पर ये पार्ट पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि f डैश x पॉजिटिव हो जाएगा। तब तो फिर ये इंक्रीजिंग हो गया, नीचे वाला तो पॉजिटिव है ही सही। मानो कि जो ऊपर रेड वाला पार्ट है वो 0 से इन्फिनिटी पर ना होकर 1 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव हुआ। अभी निकालेंगे कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, तो फिर हमारा आंसर 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। या ऑप्शन में और भी दिए हुए हैं 2 से 2e, उसमें पॉजिटिव हुआ तो उसमें लिख लेंगे, 1/e से 2e में पॉजिटिव हुआ तो वो लिख लेंगे। तो अब हमें रेड वाला पार्ट पता करना है कि कहाँ से कहाँ तक में पॉजिटिव होगा। तो रेड वाले पार्ट को क्या करो, तुम अलग से कोई फंक्शन लेट कर लो। ए एक्स लिख लिया मैंने, ए एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने अभी बताया तुम्हें कि इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा, इसलिए हम डायरेक्ट ग्रेटर देन 0 करके ऐसा सोल्व नहीं कर रहे। अगर इसका फैक्टराइजेशन हो जाता ऊपर वाले का, नीचे वाले का तो हो ही रहा है, ऊपर वाले का भी हो जाता, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अब माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स। बस अब हमें ये ढूंढ के लाना है कि ये कौन से पार्ट पर पॉजिटिव होगा। तो तुम क्या करो, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, u इंटू वी रूल लगाने की जगह एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, उसका डेरिवेटिव कर लिया। माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब इसमें u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स को छोड़ दिया। ठीक है, log का कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का 1 प्लस। अब 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा और log को छोड़ देंगे। अब इसको सोल्व करो, देखो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आया अपने पास 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 log 1 प्लस एक्स। 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया अपने पास 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स, ए डैश एक्स इक्वल टू 0। ये आई काम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये x ग्रेटर देन 0 पर पॉजिटिव है, ये वाला। अब देखो x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पता नहीं चल पा रहा था हमें। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि ये पार्ट पॉजिटिव नहीं हो गया। ये जो फंक्शन है, देखो कोई भी अगर हमारे पास क्या हुआ, ए डैश एक्स क्या आ रहा है, हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए एक्स फंक्शन है, जो ए एक्स फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। ए एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये समझ में आ रहा है। देखो सिंपल, तुम तो यहाँ से लेके चलो कि ए एक्स हमारे पास क्या था, ये फंक्शन है, मैंने इसका डेरिवेटिव करा तो हमारे पास x ग्रेटर देन 0 में ए डैश एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाता है। तो ए एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इंक्रीजिंग फंक्शन तो ये अगर ऐसे देखें तो ये तो पॉजिटिव वाला है। अगर तुम ऐसे देखोगे, अगर ये वाला फंक्शन लोगे तो ये वाला फंक्शन तो फिर नेगेटिव भी आ रहा है क्योंकि नीचे आ रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग भी है। लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन से इतना सा पता लग जाता है हम लोगों को कि अगर तुम इसमें कोई मिनिमम वैल्यू पुट करते हो, कि जैसे मैंने पुट करा 1 से 3 ए एक्स के अंदर, है ना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ये कंफर्म है कि अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो a1 की जो वैल्यू आ रही होगी वो a3 वाली वैल्यू से छोटी हो रही होगी, a3 की वैल्यू बड़ी आ रही होगी और a1 की वैल्यू छोटी हो रही होगी, चाहे यहाँ पुट कर लो चाहे नेगेटिव में पुट कर लो। ये फायदा होता है इंक्रीजिंग फंक्शन निकालने का। अगर ये डिक्रीजिंग हो रहा होता तो उल्टा हो जाता। ठीक है ना, कि a1 की वैल्यू बड़ी आ रही होगी a3 से। तो सर अभी तक तो हमें तो केवल एक बात समझ में आई कि आपने इसको ना ax ले लिया और इसका डिफरेंशिएशन करने से ये पता चल चुका है कि ax हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, बस अपने को ये पता करना था कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि देखो इसकी जो इंक्रीजिंग फंक्शन की हमें x ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू पता करनी है, तो सबसे कम वैल्यू 0 पर ही आ रही होगी। फिर उसके बाद जो जो वैल्यू पुट करते जाओगे वो वैल्यू बढ़ती भी जाएगी। ठीक है, जो जो वैल्यू पुट करते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी।
तो तुम ये पता कर लो कि 0 पर इस रेड रेड की क्या वैल्यू आ रही होगी, 0 पर इस ax की क्या वैल्यू आ रही होगी। तो 0 पर हम ax की वैल्यू पता करते हैं। ax हमारे पास क्या फंक्शन था, x1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू log 1 प्लस, ये फंक्शन था। तो इसकी सबसे कम वैल्यू 0 पर आ रही होगी क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो a0 पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 इंटू log 1 आया। log 1 भी क्या होता है 0, मतलब a0 पर इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। अब 0 से अगर तुम बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही होगी, बढ़ती हुई जा रही होगी, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू आ रही होगी। अब 0 से बड़ी वैल्यू का मतलब हुआ है पॉजिटिव देगा हमेशा, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू ही कितनी आ रही है, एक्स की 0 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेड रेड वाला फंक्शन था इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और 0 से बड़ी आने वाली है। मतलब ऊपर वाला पार्ट भी पॉजिटिव है और नीचे वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा। एफ डैश एक्स 0 होने का मतलब ये हुआ कि एक्स की 0 से बड़ी वैल्यू पुट करने पर हमेशा ये पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर 0 से इन्फिनिटी आएगा, ना तो 1 से इन्फिनिटी आएगा, ना ये 2 वाले आएंगे, ना ये वाले। चलो फिर से देखते हैं एक बार। क्या था, हमारे पास एक फंक्शन था, उन्होंने सिंपल सी बात पूछी गई थी कि इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से इंटरवल में होगा। तो हमारे पास सीधा सीधा सा फंडा ये था कि एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 कर दो और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल कर पॉजिटिव नेगेटिव ले लो। लेकिन जब हमने एफ डैश एक्स करा तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, एलसीएम लेने के बाद फैक्टराइजेशन नहीं बन पाए। तो जब भी फैक्टराइजेशन नहीं बनेंगे ये वाला कंसेप्ट तुम्हें लगाना पड़ेगा। अब नीचे तो बन रहा था आराम से, हमें पता चल रहा है कि नीचे वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन 0 पर पॉजिटिव है, इसलिए हमने नीचे कुछ नहीं करा। अगर लेकिन नीचे भी हमें पता नहीं लगता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो फिर नीचे वाले के साथ भी हम लोग यही काम करते हैं। अब ऊपर पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि ऊपर क्यों नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन आ गया, ये वाला साइन माइनस का आ गया। तो हो सकता है कि कुछ पार्ट नेगेटिव आ रहा हो, कुछ पार्ट पॉजिटिव आ रहा हो। तो फिर जब इस तरह से पता नहीं लग रहा हो ना, इसके फैक्टराइजेशन हो रहे, तो इस फंक्शन को एक नया फंक्शन लेट कर लो, ax लेट कर लो, उसका डेरिवेटिव करके ये देख लो कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है गिवन इंटरवल में। अगर इंक्रीजिंग हुआ तब भी अपना काम हो जाएगा, है ना। इंक्रीजिंग हुआ इसका मतलब ये हुआ कि उसके मिनिमम वैल्यू पर इस x के मिनिमम वैल्यू आने वाली है। तो हमने 0 पुट करने पर ये पता चला कि सॉरी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब 0 से ही बड़ी वैल्यू आने वाली है। ठीक है, 0 से ही बड़ी वैल्यू आने वाली है, मतलब ये x क्या होने वाला है, पॉजिटिव। तो ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला पार्ट भी पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x ग्रेटर देन 0 पर पॉजिटिव आया। अगर बाई चांस क्या हो रहा होता, देखो क्या हो रहा होता, यहाँ पर a0 की वैल्यू 0 ना आकर कुछ और आ रही होती, मान लो नेगेटिव आती। ठीक है, कुछ नेगेटिव वैल्यू आती, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 0 पर नेगेटिव आने वाली है, फिर धीरे 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 वैल्यू बढ़ती हुई जाने वाली है। ठीक है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि x ग्रेटर देन 0 पर ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि 0 पर नेगेटिव वैल्यू आई है तो हो सकता है थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाने पर वो नेगेटिव आ रहा हो, पता नहीं कब पॉजिटिव आ रहा हो। तो फिर मैं क्या करता है, यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन थे मेरे पास 1 से इंफिनिटी, ये वाले ये पुट कर करके देखता इस ax में। फिर मैं क्या पुट करता, a1 पुट करता, a1 यहाँ पुट करता और चेक करता कि जैसे यहाँ से 2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ln 2 आ रहा है, तो 1 + 2 log 2 आया। तो ये चेक करता है कि पॉजिटिव आया नहीं आया। फिर अगर ये पॉजिटिव आ रहा होता तो अपना आंसर 1 से इंफिनिटी होता। लेकिन पहला कब होता, जब 0 पर नेगेटिव वैल्यू आती, लेकिन 0 पर ही 0 आ गया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो फिर हम वहीं से पता कर लेंगे कि 0 से लेकर इंफिनिटी तक अपना आंसर। ठीक है ना, बहुत लंबा हो गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तुम करते खुद से, है ना, तो कुछ हो ही नहीं पाता। देखो ऐसा ही क्वेश्चन एक और मैं लेता हूँ, ठीक है ना, इसके मैं नोट्स भेज दूंगा, है ना लिखो, पहले ही समझ लो 38, क्योंकि ना थोड़ा टाइम कम है अपने पास। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स है, और जी ऑफ एक्स, इसमें दो क्वेश्चन है, एक्स अपॉन टेन एक्स। ठीक है, अभी पता करना है, पहला ऑप्शन है
0 से 1 है ना, 0 से 1, 0 से 1 में बोथ इंक्रीजिंग, ठीक है ना, शॉर्टकट में लिख देता हूँ। बी ऑप्शन है बोथ डिक्रीजिंग, दोनों डिक्रीजिंग है। सी ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग। डी ऑप्शन है जी ऑफ एक्स डिक्रीजिंग। ये 4 ऑप्शन में से एक आंसर बताएं। तो अपन सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाले को पकड़ के चलते हैं। तो सीधा सीधा सा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या करना है शिवांगी जी, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव कर लेते हैं। एफ डैश एक्स, ये हो गया अपने पास साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को छोड़ दिया, एक्स का कितना हो गया अपने पास 1 माइनस, फिर अब एक्स को छोड़ दिया और साइन का कर लेंगे तो कितना हो जाएगा कोस एक्स। तो हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया 0 से 1 में, ये पता करना है। तो नीचे वाला साइन स्क्वायर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव है। अब ऊपर वाला पता नहीं चल पा रहा कि 0 से 1 में पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। पुट भी करोगे तो क्या पुट करेंगे, हमें तो कोई वैल्यू भी नहीं पता 0 से 1 के बीच की, है ना। 0 से 1 का मतलब हुआ 0 से, अगर हम डिग्री में लिखें तो 57 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होता है वह। तो इसके बीच में तुम वैल्यू पुट करके देखोगे तो पता चल जाएगा, या तो 30 डिग्री पुट कर लो, 15 डिग्री पुट कर लो, वहां से तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग सकता है। ठीक है, या फिर इसकी जगह क्या करें, या फिर ना ही ये पता कर पा रहे कि इसका फैक्टराइजेशन हो पा रहे ताकि ग्रेटर देन 0 करके अपन पता कर लें, तो फिर इस केस में क्या करना है, वही लेट करना है कि ऊपर वाले को ax लेट कर लो, नीचे वाले को लेट करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं लिख रहा हूँ bx। क्यों लेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो हमें 100% पता है ना कि ये तो पॉजिटिव आ रहा है, स्क्वायर है, स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही होगा। अब ऊपर वाला अगर नेगेटिव आ जाता है, देखो नेगेटिव आ जाता है, तब तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो क्वेश्चन था, अगर ऊपर वाला नेगेटिव आ जाता है, अगर नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलाकर नेगेटिव मतलब लेस देन 0, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 आने का मतलब एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग आ गया। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव आने का मतलब एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया। अब मान लो ये पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है, इस इंटरवल के बीच में, दोनों में बीच में कुछ ना कुछ आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है, तो मना कर देंगे कि ना तो ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, क्योंकि तो दोनों वैल्यू ले रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद ये हो गया कि इसकी वैल्यू पता करो, वो ऊपर वाले की क्या आने वाली है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू पता करनी है। ऐसा तब कर रहे हैं जब हमें पता नहीं चल पा रहा कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो इसको ले आओ नीचे, ax साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, वहां से पता चलेगा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। फिर हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू लेट करेंगे। मिनिमम वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक है। इसकी मिनिमम वैल्यू पता करके देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके लिए a डैश एक्स करा, इसका डिफरेंशिएशन करा, तो साइन तो कितना हो जाएगा कोस एक्स माइनस कोस एक्स, है ना। एक्स को छोड़ दिया, u इंटू वी रूल लगा रहे हैं, एक्स को छोड़ दिया, नहीं एक्स का कर लिया, कोस को छोड़ दिया, प्लस एक्स को छोड़ा और कोस का किया तो माइनस का साइन एक्स। अभी हो गया कोस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ठीक ना, माइनस माइनस अंदर कैंसिल हो जाएगा। तो ए डैश एक्स आ गया हमारे पास एक्स साइन एक्स। अब तुम यहां से पता कर सकते हो कि 0 से 1 में ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। अब तो पता चल ही चुका है ना अपने को कि एक्स भी पॉजिटिव है 0 से 1 में, और 1 का मतलब 57 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होता है। तो 0 से एक्स के बीच में, मतलब 0 से 60 डिग्री के बीच में साइन भी पॉजिटिव हो रहा होगा। ठीक है ना, साइन भी पॉजिटिव हो रहा होगा, मतलब ए डैश एक्स हमारे पास 0 ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा। ए डैश ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या हुआ कि जो ए एक्स फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के क्या फायदे होते हैं कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू आती है वहां से हमें पता लग जाता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाते जाओ। ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब यही होता है कि अगर हमारे पास x2 बड़ा है
तो फिर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 हो रहा होगा। तो तुम अब क्या करना है, हमारे पास ax इंक्रीजिंग आ गया, तो यहाँ पर तुम्हें इस ax की इस जीरो पर मिनिमम वैल्यू पता कर लो, a0 पता कर लो, क्योंकि जीरो पर अगर वैल्यू आ रही होगी उसके बाद तो वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही होगी जैसे जैसे वैल्यू पुट करोगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो साइन जीरो, जीरो इंटू कोस जीरो, इस पूरे का आंसर जीरो आ गया। मतलब ए ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ रही है। अब धीरे 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 वैल्यू पुट करते जाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब ए एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो होने वाली है। किस इंटरवल में, 0 से 1 के बीच में। अब एक्स हमें पता चल चुका है कि पॉजिटिव है, तो एक्स हमारे पास पॉजिटिव आ गया, एक्स हमारे पास पॉजिटिव आ गया, और नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव था, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो हो गया। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया अपने पास, इंक्रीजिंग। आ गया समझ में। एक्स क्या है, पॉजिटिव है, एक्स क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव था, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो आ रही है। अब धीरे धीरे वैल्यू पुट करोगे तो जीरो से वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है सर। अब इसी तरह से तुम x अपॉन 10x का करके दिखाओ मेरे को कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या दोनों नहीं है। ठीक है ना, देखो इंक्रीजिंग तो हो ही गया ये वाला, तो अब तुम्हें दूसरा करके दिखाना। करो, देखिए थोड़ा थोड़ा लगाओ, दिमाग लगाओ, है ना, ज्यादा परेशान भी नहीं होना। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, x अपॉन 10x। अब ये पता करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना। एनसीईआरटी में नहीं आता देखो क्वेश्चन, जेई मेंस में भी नहीं आते, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है इस तरह के क्वेश्चन करने में, मजा आता है। जी डैश एक्स करा, है ना, करते जाओ धीरे धीरे। 10 स्क्वायर एक्स कर दिया, फिर 10x को छोड़ा, x का 1 हो जाएगा, माइनस, फिर x को छोड़ दिया, 10x का सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब नीचे वाला तो तुम्हें पता ही है कि पॉजिटिव है, ऊपर वाले के बारे में पता करना है। नीचे वाला तो 101% पॉजिटिव है, ऊपर वाला पता करना है कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, या फिर मिक्स आने वाला है। तो ऊपर वाले को x लेट कर लो, या जो भी कोई भी वेरिएबल तुम्हें जो ठीक लगे, और उस x का डेरिवेटिव करो। तुम करते रहो भैया ना साथ साथ, यही करेंगे आज लास्ट तक, यही करना है किसी। कल भी अपनी क्लास होगी, है ना। कल वाली क्लास में हम लोग टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और वही 1 घंटे तक तो वही करेंगे, 3 से 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद से फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे। इसने आज किसका आंसर बताया, ये अभी वाले का आंसर बताया। यस सर। अच्छा, बड़ा जल्दी करा। तो अभी थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, और ही बच्चों को करने देते हैं। मुश्किल हो गए ना थोड़े से, है ना। लवप्रीत, आज तो आवाज ही नहीं है तेरी, है ना, पूछा भी नहीं आज तुमने लोगों से कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो पहले पहले वाला पार्ट तो बहुत सिंपल था, दूसरा वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। करो भाई, ए डैश एक्स करा, तो 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस x को छोड़ दिया मैंने, सॉरी, x का कर लिया सेकेंड स्क्वायर एक्स, फिर प्लस x को छोड़ा। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स का करेंगे तो पहले पावर का करेंगे, 2 सेकेंड एक्स, और सेकेंड एक्स का कितना होगा, सेकेंड एक्स इंटू 10x। ठीक है ना, x को छोड़ दिया, पहले पावर का करा,
2 का, तो 2 सेकेंड एक्स, फिर सेकेंड एक्स का सेकेंड एक्स 10x। इस माइनस को अंदर ले चलते हैं, 2x सेकेंड स्क्वायर एक्स 10x, ये कैंसिल हो गया, तो -2x सेकेंड एक्स 10x। अब तुम्हें लग रहा है कि 0 से 1 में इसकी वैल्यू क्या आने वाली है बेटा? 0 से 57 डिग्री के अप्रोक्सीमेट सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये इसकी वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। मतलब ax क्या हो गया अपने पास? डिक्रीजिंग हो गया, ये डिक्रीजिंग आया। अब डिक्रीजिंग होने का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग होने का मतलब ये वाले पार्ट आते हैं, या तो ये वाला ग्राफ हो रहा होगा, ठीक है ना, इस तरह के ग्राफ होते जाते हैं, या ये वाला ग्राफ हो रहा होगा, कुछ ना कुछ इस तरह के पार्ट निकलते जाते हैं, ये वाला ग्राफ हो रहा होगा, ये सब डिक्रीजिंग के पार्ट। तो डिक्रीजिंग में क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पर देखो 0 पर अगर मैंने पता करा ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस, 0 पर जो वैल्यू आने वाली है, क्या 1 पर जो वैल्यू आएगी कौन बड़ी होगी? f(1) पर जो वैल्यू आने वाली है वो f(0) से तो छोटी आने वाली है, ठीक है। तो हमें तो x की पता करनी है कि x की मैक्सिमम मतलब क्या आने वाले, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या चीज आएगी, है ना। तो x क्या था हमारे पास? x क्या था भाई? 10x माइनस x सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये देखो, तुम 0 से 1 में, है ना, हम 0 से 1 के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 आने वाली है, नहीं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 पर आने वाली है, और धीरे धीरे तुम आगे बढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 पर आने वाली। ये ग्राफ इसके नहीं है, ये ग्राफ मैंने समझाने के हिसाब से बनाया, इसका पता नहीं क्या ग्राफ बनेगा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं मैं 0 पर, है ना। इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही होगी? 0 पुट करा तो 10 -0 इंटू सेक स्क्वायर 0, तो 10 0 होता है, पीछे वाला 0, मतलब a(0) की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब a(0) की वैल्यू ही 0 है। अब मैं धीरे धीरे अगर इसकी वैल्यू पुट करता जाऊंगा a(1) तक, तो इसकी वैल्यू भी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू आती जाएगी, क्योंकि जब मैक्सिमम ही 0 आ रही है ना, क्योंकि 0 से 1 का मतलब ये हुआ कि 1 पर सबसे मिनिमम आने वाली है और 0 पर सबसे मैक्सिमम आने वाली है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब यही होता है कि 1 पर सबसे मिनिमम और 0 पर सबसे मैक्सिमम। तो 0 आ गया, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ax किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ax हमारे पास नेगेटिव आया, तो ax ऊपर वाला तो नेगेटिव हो गया, नीचे वाला पॉजिटिव हो गया, मतलब ओवरऑल लेस देन 0 हो गया। तो g(x) लेस देन 0 होने का मतलब g(x) क्या होने वाला है हमारे पास? डिक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, ये है डबल कंसेप्ट। किस सेकंड तक जाना ना, g(x) क्या आने वाला है? डिक्रीजिंग आने वाला है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। कुछ नहीं करना होता, ये काम कब करना होता है? सिंपल सिंपल सा है, जब तुम्हें ये पता ना लगे कि ऊपर वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस 0 से 1 में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर तुम्हें पता लग जाता है देखते कि ये पॉजिटिव है, तब तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, या फिर फैक्टराइजेशन हो जाते हैं तब भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ ना तो फैक्टराइजेशन हो रहा है ना पता चल रहा। देखो नीचे वाला तो पता लग रहा है तुम्हें 101% ये तो पॉजिटिव है। अगर ऐसे ही 101% ऊपर वाले का पता लग जाता है कि पॉजिटिव है, तब तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। या फिर ये पता लग जाता है कि नेगेटिव है, तब भी कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब पता नहीं लगता तो उस फंक्शन को क्या करते हैं, एक्स फंक्शन लेट कर लेते हैं, उसके बाद उसका डेरिवेटिव करते हैं, और ये पता करते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब ये नहीं होता कि इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव और डिक्रीजिंग का मतलब नेगेटिव, ठीक है ना। अगर वो डिफरेंशिएशन आता है वो तो लेस देन 0 नेगेटिव 0, अगर ax डिक्रीजिंग है तो फिर हम उसके मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं, वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगी।
और x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो x की मिनिमम वैल्यू देगी, वहां से तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ना, पढ़ाना फर्ज था। कल आज केवल तुम्हें रोल्स थ्योरम करनी है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन तुम वर्कबुक के कर सकते हो, DTS 3 से कर सकते हो, और जिन बच्चों को पहली 2 एक्सरसाइज समझ में आ गई वो कहीं से भी स्टार्ट करो, हो जाएंगे उनसे। नेक्स्ट कल जो क्लास है वो पता नहीं 3 बजे से या 4:30 से है ना, शायद आई थिंक 4:30 से ही होगी, 4:45 से ही। तो अपन इस वाली क्लास में मिलते हैं, है ना। कल वाली में और सिखाऊंगा डिटेल में, है ना। 1 घंटे तक तो हम टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, ताकि मैं तुम्हारी पेपर की तैयारी करवा रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि तुम्हारे डिटेल्स पूरे अच्छे से सोल्व नहीं हुए ना, इसलिए मैं तुम्हें धीरे धीरे करवाता जा रहा हूँ, ताकि तुम कंटिन्यूटी में दिमाग में बना रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, डाउट आउट भेजते रहा करो, एक आध दिन में मैं सबके सोल्व करता रहता हूँ, है ना। और किसी के डिटरमिनेंट में भी दिक्कत आ रही है नेक्स्ट वाले चैप्टर में, तो वो भी पढ़ लेंगे अपन, ठीक है ना। उसकी सैटरडे वगैरह क्लास लगाएंगे, या कल डिस्कस करेंगे कि कब क्लास होगी। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।